हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड कुछ पढ़ा था। ठीक है, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक चीज़ बताई थी कि हमने ये तो देख लिया कि जब डिफरेंट मासेस वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो आपस में कोलाइड क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि मासेस का फ़र्क पड़ता है। जैसे हमने अर्थ और बॉडी का मास को हमने कंसिडर करके देखा था कि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अवर बॉडी, तो इसीलिए हमारी बॉडी अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है और अर्थ हमें इजीली फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लगाकर अपनी तरफ एक्सेलरेट करा लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी कि डिपेंडिंग ऑन देयर मासेस, बट हमने वहाँ पर इस चीज़ को भी छोड़ दिया था कि अगर सेम मासेस के ऑब्जेक्ट हो गए तो वो आपस में कोलाइड क्यों नहीं करते। कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कि उन्होंने बोला है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाती हैं। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम उनकी बात माने तो अगर सेम मासेस के ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो आपस में कोलाइड क्यों नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं हो जाते वो कोलाइड। तो इस चीज़ को आज हम क्लियर आउट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में बैलेंस्ड फोर्स के बारे में थोड़ा सा बताया था। ठीक है, उसी को थोड़ा सा समझते हैं दोबारा से। तो बैलेंस्ड फोर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि एक ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को एक बंदा इस साइड से फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन। ठीक है, और दूसरा बंदा इस साइड से फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इधर से भी 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर से भी 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? तो हमें पता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है, ये चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, और फोर्स जो लग रहा है वो दोनों डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से सेम फोर्स लग रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा था कि जब अपोजिट डायरेक्शन से सेम फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स क्या हो जाता है? कैंसल आउट हो जाता है, दे विल बी बिकम जीरो। ठीक है, मतलब यहाँ पर 40 न्यूटन और 40 न्यूटन जब दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहे हैं तो दिस बॉक्स विल नॉट मूव। ठीक है, ये ब्लॉक जो है वो मूव नहीं करेगा, ये अपनी रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगा। ठीक है, तो इसी चीज को आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं इसी को आगे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था। हमारी बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी हमने पढ़ी थी जिसमें कि स्टोन और थ्रेड वाला था। ठीक है, कि अगर हम एक थ्रेड में स्टोन को बांध कर इस तरीके से सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको ये समझाया था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक आपने बॉल ली है। ठीक है, मैंने एक सर्कल बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आप एक थ्रेड लोगे या स्ट्रिंग लोगे, उस थ्रेड के एंड पॉइंट पे एक बॉल को बांध दोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर क्या है? बॉल है, बॉल ले लो या स्टोन ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, दिस इज बॉल। अब क्या करोगे आप कि इसको सर्कुलर मोशन में घुमाओगे। ठीक है, हाथ से घुमाओगे तो क्या होगा कि हाथ क्या करेगा? उस बॉल पे, हमारा जो हैंड होगा जिससे हम रोटेट करेंगे, वो हमारा जो हाथ होगा उस बॉल पे क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है हमारा हाथ, और ये फोर्स जो है वो कहाँ से लग रहा है? वो लगेगा हमारे सेंटर से। सेंटर का मतलब सर्कुलर मोशन में क्या होगा? एक सेंटर होगा, मतलब सर्कल है तो एक सेंटर भी होगा। तो वो जो फोर्स लगेगा वो उस सेंटर से लगेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बॉल घूम रही है इस सर्कुलर पाथ पे, ये सेंटर क्या करेगा? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ से। ठीक है, और जो फोर्स सेंटर लगाता है अपनी तरफ, यहाँ पर जो फोर्स अपनी तरफ खींचने के लिए लगाया जा रहा है, जो सेंटर लगा रहा है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जो थ्रेड आप लेके इस तरीके से घुमा रहे थे, कुछ टाइम बाद आप क्या करोगे? उसको छोड़ दोगे, उसको रिलीज कर दोगे। तो रिलीज करने के बाद क्या होगा? जो बॉल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही थी वो बॉल वहां से दूर चली जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? जो बॉल इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी वो यहाँ से छूट के किसी एक पॉइंट से छूटकर टेंजेंट के अलोंग
चली जाएगी। मान लो इस पॉइंट से निकली है तो इस तरीके से वो टेंजेंट के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। अगर यहाँ से निकली है तो इस तरीके से टेंजेंट बना लेगी। तो मतलब किसी भी एक पॉइंट से वो बॉल निकल जाएगी सर्कल से। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ से निकली है तो इस तरीके से बाहर भी, अब मान लो कि जो बाहर निकल रही है, बाहर निकलने में भी तो उस बॉल को कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। जैसे सेंटर अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, इसी तरीके से जो बॉल बाहर निकली है तो बाहर निकलने के लिए भी तो उसको कोई ना कोई फोर्स चाहिए होगा। तो जो बाहर निकलने के लिए उसको फोर्स लगा है वो फोर्स कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर निकलने की तरफ फोर्स लगा है वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो पहले जो हम फोर्स लगा रहे थे अपने हाथ से वो कौन सा फोर्स था? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। बट अब बाहर जाने के बाद उसमें कौन सा फोर्स लगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब ये क्या है? दोनों ही फोर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर इसके कंपैरिजन करो इससे आप बैलेंस्ड फोर्स से, तो यहाँ पर दोनों ही फोर्स क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक सेंटर की तरफ लग रहा है और एक बाहर की तरफ लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज क्या होती है कि जो फोर्सेस होते हैं इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू जो है उनकी सेम ही रहेगी, इधर भी 40 है इधर भी 40 है। तो सेम यहाँ पर भी वही प्रोसीजर होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। मतलब डायरेक्शन इनकी क्या है? अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, ठीक है। जिसकी वजह से बॉल क्या करेगी? अपनी उसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करती रहेगी, ठीक है। तो क्या मेरी बॉल आगे मूव कर पाएगी? ठीक है, मतलब अगर सेम इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या बॉल आगे मूव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसी चीज को हम प्लैनेट वाले से समझते हैं। जैसे हमने देखा था कि प्लैनेट और अर्थ और सन का जो हमने देखा था कि अर्थ और सन क्यों नहीं कोलाइड कर जाते, या सारे प्लैनेट्स क्यों नहीं आपस में कोलाइड कर जाते, तो वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि जो अर्थ है वो अर्थ के, अगर हम सेंटर से माने कि अर्थ के अराउंड ही तो रिवॉल्व करता है, सन या बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मान लो सेंटर में वो क्या करता है, अर्थ क्या करता है? एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, और जो सन होता है वो क्या करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो रिवॉल्व करते रहते हैं अपनी सेम पोजीशन पे और वो कोलाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि हम ये जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था कि सेम मासेस के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कोलाइड क्यों नहीं करते हैं, आपस में भिड़ क्यों नहीं जाते हैं। तो रीजन क्या होता है? ड्यू टू सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अर्थ ऑन द बॉल ऑफ 1 kg मास लाइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, आपको क्या निकालना है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है, जिसमें कि अर्थ का मास और बॉल का मास आपको दे रखा है कि अर्थ पे क्या है? बॉल रखा हुआ है। तो आपको फोर्स निकालना है कि अर्थ उस बॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है। तो आपको गिवन क्या है? मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और क्या गिवन है? रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी की वैल्यू, ठीक है। मास ऑफ अर्थ दे रखा है, मास ऑफ बॉल भी दे रखा है। बॉल का मास कितना है? 1 kg। अर्थ का मास कितना है? 6 × 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, ठीक है। कैपिटल जी की वैल्यू भी आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है और बॉल कहाँ रखी है? अर्थ पे रखी है, ठीक है। तो आप कहोगे कि जो बॉल है वो अर्थ पे रखी है तो बॉल तो चिपकी हुई होगी, है ना, तो उनके बीच में डिस्टेंस तो होगा नहीं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के ऊपर बॉल रखी है, ठीक है, तो अर्थ के सेंटर से बॉल को ऑब्जर्व, मतलब सेंटर से देखेंगे ना हम। ये अर्थ के ऊपर है तो अर्थ का सेंटर से आप देखोगे, क्योंकि रेडियस यहाँ से नोट डाउन करोगे, ठीक है। तो रेडियस मतलब अर्थ का जो सेंटर है वहां से रेडियस जो है आपका कितना गिवन है?
वो ये गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, दिस वन, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि रेडियस ऑफ अर्थ हो गया मतलब कि बॉल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है। अर्थ के ऊपर रखने का मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से चिपकी हुई है, सेंटर से हम उसका डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है रेडियस, ठीक है। अब हमें सारी वैल्यूज पता है, फोर्स का फॉर्मूला पता है। फोर्स का फॉर्मूला हम अभी पढ़ा था हमने, क्या था, Gm/r²। जी की वैल्यू हमें गिवन है, m1 मतलब मास ऑफ बॉल, m2 मतलब मास ऑफ अर्थ, ठीक है। नीचे r हमें पता है, r² है, इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करोगे इसको तो आंसर आ जाएगा 9.8 न्यूटन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 2 particles A and B of mass m1 and m2 respectively are placed on some distance। 2 particles हैं, ठीक है, जिनका मास m1 और m2 है। यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू देखो, एक ऑब्जेक्ट ये है, मतलब एक पार्टिकल ये है और एक दूसरा पार्टिकल ये है, ठीक है। A एंड B दोनों का मासेस गिवन है आपको m1 एंड m2, ठीक है। और प्लेस किया गया है सम डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस हो गया हमारा r। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द 2 पार्टिकल्स इज डबल्ड। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम इन दोनों के मास को, इन दोनों के पार्टिकल के मास को डबल कर दें, ठीक है, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज्ड, मतलब जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का उनको हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, डिस्टेंस वही रखना है, लेकिन मास क्या कर देना है, हमें डबल कर देना है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देन विल बी। तो उसके बाद जब आपने मासेस को उसका वो कर दिया, डबल कर दिया, तो आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2 डिवाइडेड बाय r²। ये मैंने तब लिखा है जब हमने m1 और m2 मासेस को कंसीडर किया है, ठीक है, विदाउट एनी चेंज। तो हम इसको मान लेंगे कि हमारा ये F1 है, ठीक है। उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन कहा था कि हम जब इसको डबल कर देंगे, जब इन दोनों के मासेस को डबल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, m1 का हो जाएगा 2m1 और m2 का हो जाएगा 2m2, ठीक है। अब वैल्यू पुट करोगे तो उसको लिख दोगे आप F2। अब हम F2 निकाल रहे हैं, तो F2 में हमारा G सेम रहेगा, m1 की जगह 2m1 आ जाएगा, m2 की जगह 2m2 आ जाएगा, नीचे r²। तो ये हमारा हो गया F2। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 × 2 4 आ जाएगा, अंदर m1 m2 बचेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, m1 m2 बच गया, अपॉन में सेम r²। आगे क्या हो गया, अब आप ध्यान से देखोगे कि अगर इस 4 को हटा दो, ठीक है, अगर हम इस 4 को इस तरीके से हटा दें तो ये क्या बन रहा है, Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r², जो कि इक्वल है किसके, F1 के, Gm1 m2 बाय r²। अगर हम इस 4 को हटा देंगे तो ये और ये इक्वेशन बराबर हो गई। तो हम 4 की जगह 4 के साथ इस पूरे इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, F1, ठीक है। तो हम लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि F2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4F1, क्योंकि F1 की पूरी वैल्यू इसके अंदर आ रही है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। द मास ऑफ सन इज 2 × 10⁻30 kg and the mass of earth is 6 × 10⁻24 kg. If the average distance between the sun and the earth is 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, calculate the force of gravitation between them। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कुछ गिवन है, सेम फॉर्मूला यूज करना है, सेम कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नहीं है इसमें हार्ड। सबसे पहले जो भी हमें गिवन होती है वैल्यू हम लिख देते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक चीज़ है ये न्यूमेरिकल की। m1 लिख दिया हमने, m2 लिख दिया हमने, r हमें पता है। अब r आप यहाँ पर देखो किलोमीटर में गिवन है आपको, ठीक है, रेडियस आपको किलोमीटर में गिवन है, लेकिन हमें किस में यूज़ करते हैं, हम मीटर में यूज़ करते हैं। तो उसको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर 10⁸ थी, 3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻ क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, मतलब 3 0 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद g की वैल्यू पता है हमें, फॉर्मूला पता है हमें, वैल्यू पुट कर देंगे g की, m1 m2 की डिवाइडेड बाय r² है तो इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है। स्क्वायर है, ध्यान से लिखना, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर को भूल जाते हैं, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी दिस, ओके।
फोर्थ क्वेश्चन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज एफ। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, एफ है। इफ मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर हाफ्ड विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन दैम देन द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बिकम। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू नहीं दे रखी, आपको एफ दे रखा है। ठीक है, कि एफ है उसके बीच का फोर्स। और मासेस अगर आप डबल, पहले हमने क्या किया था, मासेस डबल कर दिया था। अब उसने कहा है कि अगर हम उसके मासेस को हाफ कर दें और बिना डिस्टेंस चेंज करें, मतलब डिस्टेंस में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन मास को हमें क्या कर देना है, हाफ कर देना है। उसके बाद हमें बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे, बिना किसी चेंज की। ठीक है, बिना किसी चेंज के फॉर्मूला ये होगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हमने कंसीडर कर लिया कि हमारा f1 है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों के मास को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, m1 को और m2 को। तो जब हम हाफ करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी सेम रहेगा, m1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई m2 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये आर स्क्वायर के साथ चला जाएगा, तो इक्वेशन विल बिकम जी m1 m2 अपॉन 4 आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखोगे कि जब मैं यहाँ से 1/4 को बाहर निकाल दूं, ठीक है, 1/4 को बाहर निकाल दूं, तो ये पूरी इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू f1। ठीक है, तो आंसर विल बिकम f2 इज इक्वल्स टू f1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो ये इसमें कुछ ज्यादा नहीं था हेक्टिक क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी। थोड़ा सा बस हमें देखना होता है किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन इज इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वेइंग 15 kg and 40 kg is 150 into 10 raised to the power minus 10 Newton. Find the distance between two objects. यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में 15 kg और 40 kg के दो ऑब्जेक्ट हैं, उसके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको दे रखा है 150 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 10 न्यूटन। यहाँ पर आपको एफ की वैल्यू गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आपको मासेस गिवन है 15 एंड 40 और उसके साथ साथ आपको एफ की वैल्यू भी गिवन है। निकालना क्या है, आपको डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, मतलब हमें आर फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, जी की वैल्यू पुट कर देंगे, m1 m2 की वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है। अब आर स्क्वायर फाइंड करना है तो आर इधर चला जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 26.68। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। सॉल्व करने के बाद इसके बाद आर स्क्वायर को जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमने इस पॉइंट को 6 से इसको 7 बना दिया और स्क्वायर हटा के यहाँ पर रूट लगा दिया, तो आर की वैल्यू आ जाएगी √2.7।